नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान में पार्ट 3 जगत पादप जिसमें अनावृत बीजी को समझेंगे। अब सबसे पहले अनावृत बीजी क्या होता है, तो जिसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती हैं, वो बीज भी बनते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, पुष्प नहीं बनते हैं। तो ऐसे पौधे को क्या बोला जाता है, अनावृत बीजी पौधे। अब हम अनावृत बीजी पौधे के विशेष लक्षण देखते हैं, जैसे कि पहला है, अनावृत बीजी पौधे बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय मतलब क्या, मतलब कि वह पौधा जो क्या है कई सालों तक जीवित रह सकता है, उसे बहुवर्षीय मतलब यही बहुवर्षीय मतलब क्या है कि वह 1 साल 2 साल 3 साल या 100 साल तक भी पौधा जीवित रहता है, उसे बहुवर्षीय बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि अनावृत बीजी पौधे सेकेंड पॉइंट है, अनावृत बीजी पौधे सबसे लंबा पौधा होता है, जैसे सिकोया सेम्पर वायनेस। ये जो सिकोया सेम्पर वायनेस जो पौधा है, यह कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में पाया जाता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि इसमें जड़ तना पत्ती पाई जाती है, लेकिन बीज का आवरण नहीं बनता है। मतलब क्या कि इसमें जड़ तना तो पत्ती तो पाई जा रही है, लेकिन बीज भी बनता है, लेकिन बीज का आवरण इसमें नहीं बनता है। फोर्थ पॉइंट है कि इनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक मतलब क्या, जाइलम व फ्लोएम दोनों से मिलकर क्या बना होता है, संवहन उत्तक। अब जाइलम उत्तक का क्या कार्य होता है कि जड़ से वह क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को पहुंचाते हैं जल के पौधे के अन्य भागों तक। और फ्लोएम उत्तक का कार्य होता है पत्तियों से भोज्य पदार्थों को अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। ये फ्लोएम उत्तक का है। तो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, संवहन उत्तक। अब फिफ्थ पॉइंट है कि पौधों में सुविकसित मूसलाधार पाई जाती है। ठीक है। अब आता है अनावृत बीजी का वर्गीकरण। अनावृत बीजी को सबसे पहले चोपड़ा एवं वर्मा नामक वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था अनावृत बीजी का वर्गीकरण, तथा इसे 5 भागों में बांटा गया था। पहला टेरिडोस्पर्मोफाइटा, सेकेंड साइकेडोफाइटा, थर्ड जिंगोफाइटा, फोर्थ है कोनीफेरोफाइटा और फिफ्थ आ जाएगा निटोफाइटा। तो अनावृत बीजी का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, चोपड़ा एवं वर्मा नामक वैज्ञानिकों के द्वारा। अब नेक्स्ट है इसमें साइकस का जीवन चक्र। ठीक है। अनावृत बीजी पौधे का एग्जाम्पल है साइकस। अब साइकस का जीवन चक्र समझते हैं। तो सबसे पहले अनावृत बीजी पौधे में जननांग पाए जाते हैं, और कौन कौन से, मादा और नर जननांग। तो सबसे पहले मादा जननांग मतलब कि मादा पौधे में क्या होते हैं, उसके ऊपरी शीर्ष पर जननांग पाए जाते हैं, और जननांग के अंदर क्या पाए जाते हैं, महाबीजाणु पर्ण। ये महाबीजाणु पर्ण के अंदर पाई जाती है महाबीजाणु धानी। अब महाबीजाणु धानी के अंदर क्या पाए जाते हैं, मात्र कोशिकाएं पाई जाती है। क्या, महाबीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं, 4 अगुणित महाबीजाणु बनते हैं, जिसमें से क्या होता है 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 बचता है, जो क्या होता है क्रियाशील होते हैं, जिसे बोला जाता है क्रियाशील महाबीजाणु। अब नर पौधे की बात करें तो नर पौधे में भी क्या होते हैं, कुछ शंकु उस टाइप्स के जननांग पाए जाते हैं, और इन जननांग के अंदर क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु कोशिका पाए जाते हैं, और लघु बीजाणु के अंदर क्या होती है, मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होते हैं, इनमें कुछ सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं, और ये सूक्ष्म बीजाणु क्या करते हैं, क्रियाशील महाबीजाणु के साथ क्या मिल जाते हैं, और इनके बाद मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों यहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद क्या होता है, इसमें निषिक्तांड बनते हैं। ये निषिक्तांड बनते हैं। निषिक्तांड से क्या होता है, इसमें प्रोफेसर इंद्रियों का निर्माण होता है। प्रोफेसर इंद्रियों के द्वारा बीज बन जाता है। तो सबसे जो है इसमें आवृत बीजी पौधे में बीजाणुद्भिद पाए जाते हैं, और बीजाणुभिद तो पाए, इसमें कुछ युग्मोद्भिद भी पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर बीजाणुद्भिद भी ही पाए जाते हैं। युग्मोद्भिद जो हैं बहुत कम समय के लिए रहती हैं। तो ये है आपका क्या है, साइकस का जीवन चक्र। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आवृत बीजी पौधे। अब आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना व बीज पाए जाते हैं, और इनके बीज के चारों तरफ क्या होते हैं, अंडाशय विकसित होते हैं, और अंडाशय विकसित होने के बाद उसमें क्या हो जाता है, फल का आवरण उपस्थित हो जाता है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी पौधे कहलाते हैं। इसमें आवृत बीजी पौधों में सबसे छोटा पौधा होता है वोल्फिया।
तथा सबसे बड़ा पौधा यूकेलिप्टस रिग्नेस होता है। अब यूकेलिप्टस को सामान्य भाषा में अपन लिपस्टिक का पौधा भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है सबसे लंबा पौधा होता है। तथा आवृतबीजी में जननांग के रूप में क्या पाए जाते हैं, पुष्प, मतलब कि इसमें भी आवृतबीजी में जननांग नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, तो वो किस में होते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। और फिर इन्हें भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक होता है एक बीजपत्री और एक और होता है द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री को इंग्लिश में मोनोकाइटोलिडोनोस भी बोला जाता है और द्विबीजपत्री को डाइकाइटोलिडेनोस भी बोला जाता है। ठीक है, अब एक बीजपत्री मतलब कि ऐसा पौधा जिनमें क्या है, सिर्फ एक बीज पाया जाता है, एक बीज पत्र पाया जाता है, जिसे एक बीज पत्र पौधा कहते हैं। जैसे कि मक्के का पौधा ले लो और उसमें उसके बीज की बात करें तो मक्का क्या होता है, सिर्फ उसमें केवल एक ही काइटोलेडोनस पाया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोला गया है, एक बीजपत्री, मतलब कि ऐसा पौधा जिनमें एक बीज पत्र पाया जाता है वे एक बीजपत्री पौधे कहलाते हैं, जैसे कि मक्का। अब द्विबीजपत्री की बात करें तो ऐसा पौधा जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे कि चने को ले लेते हैं, तो चने के बीज को अगर जब चने को गला दिया जाता है तो वो क्या होता है, दाल के रूप में, मतलब कि दो भागों में बंट जाता है, तो मतलब दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जिसे द्विबीजपत्री कहा जाता है। और इनमें क्या होते हैं, कुछ मात्रा में काइटोलिडोनस भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आवृतबीजी पौधों के विशिष्ट लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन अंग शंकु के रूप में न होकर पुष्प के रूप में पाए जाते, मतलब लैंगिक प्रजनन अंग जो है, जैसे कि अनावृतबीजी पौधे में तो क्या शंकु के रूप में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें जो प्रजनन अंग है वो किसमें, पुष्प के रूप में होता है। इसमें दोहरे निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अनावृतबीजी पौधे में क्या हो रहा था, एक बार ही फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। जब परागकण प्रतिकाग्र पोज पर अंडाशय बीजांड के अंदर आते हैं, बीजांड के अंदर अंडाशय में आते हैं, तो जब वो पराग नलिका से होकर अंडाशय में आते हैं तो वहाँ पर क्या नरयुग्मक दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद एक तो अंड कोशिकाओं से मिल जाता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और दूसरा जो द्वितीय केंद्रक होता है उसमें भी फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब क्या, इनमें दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है, आवृतबीजी पौधे में दोहरे निषेचन की क्रिया होती है। फिर इनमें भ्रूणपोष का निर्माण, मतलब कि जो भ्रूण बनता है वो किसके, निषेचन के बाद इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद बीजांड अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं, बीज का निर्माण फल के अंदर हो रहा है। आवृतबीजी पौधों में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है, मतलब कि जो आवृतबीजी का जो पौधा होता है उसमें कौन सा बीजाणुद्भिद पौधा होता है। युग्मोद्भिद भी होते हैं, लेकिन क्या होता है वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। और इनमें संवहन उत्तक क्या होते हैं, सुविकसित रूप से पाए जाते हैं। अभी संवहन उत्तक मैंने आपको अनावृतबीजी पौधों में भी समझाया था कि क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या करते हैं, संवहन उत्तक का निर्माण करते हैं। जाइलम का कार्य होता है जड़ तथा खनिजों को अन्य भागों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का कार्य होता है पत्ती से भोज्य पदार्थों का अन्य भागों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये अनावृतबीजी और आवृतबीजी पौधों के बारे में मैंने आपको कुछ समझाया है, जैसे कि उनके लक्षण और वो क्या होते हैं, साइकस का जीवन चक्र भी समझाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।